Good morning, dear students. Today we will start the third chapter and that is length, mass and time measurements. तो इसमें देखेंगे बेटे, इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके थोड़े से टॉपिक टच करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेटे इसमें सबसे पहले कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ आप जानते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है बेटे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है बेटे, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपको पता है दो तरह के तरीके होंगे इसमें. नंबर वन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड आपके नोट्स में लिखा हुआ, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. तो बेटे डायरेक्ट मेथड तो आपको पता है, जैसे आपको कोई लेंथ मेजरमेंट, मैंने कहा कि आप टेबल की मेजरमेंट करी लेंथ की, तो आप क्या लेंगे, एक चूजन स्टैंडर्ड ले लेंगे ऑफ लेंथ, जो कि इस केस में क्या होगा, एक स्केल होगा या इंची टेप होगा या कोई भी मीटर स्केल होगा, तो उससे आप इसकी जो भी है वो मेजरमेंट कर सकते हैं. तो दिस इज डायरेक्ट मेथड. ठीक है बेटे. अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है बेटे, इनडायरेक्ट की हम डायरेक्टली किसी चीज़ को अगर मेजर नहीं कर पाएँ तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है. तो इसमें कई तरह की हमारे पास चीज़ें हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो इको मेथड होता है, कि आपने इको मेथड सुना होगा भाई, इको मेथड. तो इको मेथड है क्या बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको हिल भी मान सकते हैं, है ना, और यहाँ पर आप खड़े हैं, आप इसका डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गन फायर करेंगे, गन फायर करेंगे, और आपको पता है कि गन की जो आवाज़ होगी, साउंड यहाँ से ऐसे करके जाएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी. ठीक है. तो आपको पता है इसने आपको ये टाइम नोट करना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये यहाँ से वापस आई है. ठीक है. तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता ही होगी. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस कितना बेटे, डबल है. अगर ये एस है तो ये भी एस हो जाएगा, मीन्स ये क्या होगा 2s. ठीक है, अपॉन टी. तो आप इजीली इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होगा, v इंटू टी अपॉन 2. ये होते हैं बेटे इनडायरेक्ट मेथड, कि जहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी लेंथ मेजर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे. तो ऐसे ऐसे और भी है कि अगर जैसे लेज़र से भी, आप नोट्स में दिखा हुआ है कि लेज़र से अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी, अगर आपको पता है, क्योंकि लेज़र की जो साउंड होती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. बेटे सी जब भी आएगा स्मॉल सी, तो ये होता है बेसिकली इट इज डिनोटेड एज अ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. और लेज़र की जो लाइट वेलोसिटी होगी वो लाइट के बिल्कुल बराबर होगी. तो इसी तरह वहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, c इंटू टी अपॉन 2. ठीक है. टी क्या हुआ बेटे, टी टाइम टेकन, टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ लेजर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ आफ्टर रिसीविंग इट्स रिफ्लेक्शन. तो ये बेटे ऐसे करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटे वो आपने सुना होगा रडार. और रडार कहाँ सुना बच्चों आपने, रडार, रडार आपने सुना होगा एरोप्लेन के केसेस में. ठीक है बेटे, ये जहाँ पे हमारे बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है. रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है. इससे होता है कि जैसे कोई भी हमारा ऊपर कोई प्लेन उड़ रहा है, एनिमी प्लेन है बेटे, अगर आपका कोई एनिमी प्लेन ऊपर उड़ रहा है, कहीं पे आ गया हमारी टेरिटरी में, हमारे एरिया में आ गया है, तो यहाँ पे रडार लगे होते हैं, यहाँ पर इन दिस वे वो घूमते रहते हैं चारों तरफ. बेसिकली वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को सेंड करते रहते हैं ओपनिंग दिस वे, ऐसे इसके रेडियो वेव सेंड करते रहते हैं. और जो भी इसके रीजन में आ जाता है, इसकी स्पेस में आ जाता है, तो वहाँ से रेडियो वेव्स क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर उसकी वेलोसिटी जब हमारे को पता चल जाएगी तो वी कैन इजिली डिस्ट्रॉय दिस प्लेन. तो रडार बहुत ज़्यादा डिफेंस में यूज़ होता है बेटे, ये डिफेंस में यूज़ होता है और हमारे बॉर्डर्स पर लगे होते हैं. तो होती क्या इसकी फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ठीक है बच्चों. इसी तरह सीज के लिए, सी जो होता है हमारा समुद्र के बीच में, कई बार आपको पता है समुद्र में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है. तो समुद्र में क्या यूज़ करते हैं बेटे, हम सोनार यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार आपको पता है कि सी के अगर यहाँ पर समुद्र है तो इसके नीचे क्या चली होती हैं बेटे, ठीक है ना, पनडुब्बियाँ चली होती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा ये पनडुब्बियाँ ऐसे करके होती हैं दिस.
ये बिल्कुल बीच में होती हैं, तो इसका हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह रेडार की तरह यहाँ से हम यहाँ पर लेकिन यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज की थी। कौन सी? रेडियो वेव्स। और यहाँ पे हम कौन सी वेव करेंगे बेटे? अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी करेंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे। तो वो क्या है, वही बात वही होगी कि यहाँ से वो वेव्स जाएंगे और यहाँ से टकरा कर वापस आ जाएंगे यहाँ पे इंग्लिश में। तो इससे भी हम पोजीशन ऑफ द सबमरीन्स वगैरह जो वो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें साउंड क्यों लगा? क्योंकि हम यहाँ पर सोनिक वेव्स, पता ना सोनिक वेव्स होती हैं, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बात वही है। इसको यहाँ पे सेंड किया जाएगा और इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। ठीक है, और भी बेटे आपने वो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं कैसे हम एक फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास कोई हिल है जिसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, h है बेटे। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि इसकी हाइट फाइंड आउट करो या h फाइंड आउट करो। सपोज आप ये आपको पास पता है, ये x है, इसकी जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटे वो x है और ये h है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी तरीका है बेटे, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। आप इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट ओनली। आपको ये पता है, सिर्फ आप थीटा फाइंड आउट करेंगे बेटे। ठीक है, आपने 10th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो वेरी इजीली कर सकते हैं, h अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? tan थीटा, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटे? tan थीटा होता है। तो वेरी इजीली h इज इक्वल टू क्या आएगा? x इंटू tan थीटा। सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ये एंगल है कितना। तो इसी तरह बेटे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यूज़ करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टू फाइंड द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, आपका नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है कोई। एस्ट्रोनॉमिकल की जैसे चांद है, कोई भी चीज़ है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका साइज फाइंड आउट करना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये मून ही ले लें बेटे, मून है, ठीक है, और आप यहाँ पर यू आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर है अब अर्थ। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि इसका आप फाइंड आउट करें इसकी रेडियस कितना है, क्योंकि आपको पता है साइज इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास रेडियस हो, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3πr³। तो सपोज बेटे इसका रेडियस है r है। ठीक है बेटे, ये रेडियस है, सॉरी डायमीटर AB, और इसका ये O पॉइंट है बेटे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब बेटे यहाँ से आपने करेंगे कैसे? पहले आप इसका एक होता है जिसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं, जिससे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको वन एंड पे फिक्स करेंगे, फिर डबल एंड पे फिक्स करेंगे, इसका नेक्स्ट एंड पे फिक्स करेंगे, और ये जो एंगल आएगा फॉर एग्जांपल ये थीटा है। ठीक है, अब बेटे एक मैथ का फार्मूला है, अभी आप आगे इसको क्लैरिफाई भी हो जाएगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा कि एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, इसको आप वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको पता कि एंगल या थीटा है, और इसका ये क्या है बेटे? आर्क ए बी आर्क लगभग इसके डायमीटर के बराबर है। और रेडियस क्या है इसका बेटे? ये आप इसको कुछ P पॉइंट मान लो। ठीक है, ये वाला ले लो, ये एक ही सेम होंगे रेडियस। ठीक है, इट विल बी सेम। सो ये क्या आएगा? आर्क ए बी अपॉन रेडियस जो भी ले लो आप, रेडियस इसका आर्क मान लिया अपना, आर्क लिया इट इज आर। सो सिंपली ए बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा बेटे? थीटा इंटू आर। ठीक है, तो आपको थीटा भी पता है और आर भी पता है, तो आप इसे ये जो डायमीटर ऑफ द मून जो है या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो उसका आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो दिस इज द, ये कुछ थोड़े से तरीके हैं, और भी है बट दीज आर एनफ। अब नेक्स्ट है बेटे जो आप बड़ी पहले से पढ़ते आए, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मास आपने पढ़ा होगा कि मास होता क्या है।
बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं या लोग हैं वो मास और वेट में कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिकली मास होता क्या है बेटे? क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है बेटे। अब इसकी एसआई यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? किलोग्राम। किलोग्राम इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। सीजीएस में क्या होते हैं? ग्राम। और उसमें क्या होते हैं बेटे? एफपीएस में उसमें होते हैं पाउंड, ठीक है बेटे। एफपीएस में पाउंड होते हैं। तो अच्छा बेटे, अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि मास ही सुना होगा, लेकिन मास भी दो तरह का होता है बेटे। मास इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, ठीक है बेटे। नंबर 1 होता है इनर्शियल मास। इसमें बेटे आप जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। एक इनर्शियल मास होता है और एक ग्रेविटेशनल मास होता है, ठीक है बेटे। एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास, दो तरह के मास होते हैं। आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, या कैसे इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? तो इनर्शियल मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है बेटे, वो देखेंगे। अब बच्चों, इनर्शियल मास होता क्या है? इनर्शियल मास, ठीक है बेटे। तो इनर्शियल मास क्या होता है बेसिकली? व्हेन ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये तो होता कब है? जब कोई बॉडी मोशन में है, मोशन वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये इसका सपोज एम क्या है इसका बेटे? मास है, ठीक है बेटे। उसका फाइंड आउट कैसे करेंगे कि अगर इस कोई आपके पास दो बॉडीज हैं तो उसमें क्या होगा बेटे? m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ सेकंड बॉडी। और इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? a1। और इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? a2। ये बेटे अभी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि मास और एक्सेलरेशन होती है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता जाएगा। बेसिकली एक्सेलरेशन होती है बेटे, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या होती है बेटे? इंक्रीज इन वेलोसिटी। और किसी भी चीज की जो वेलोसिटी वो बढ़ती कब है बेटे? जब उसमें कोई फोर्स लगती है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। ये कहाँ से आता है? आपने पढ़ा होगा 9th में, न्यूटन्स कौन सा लॉ है बेटे? ये सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल। तो यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट थे जिसकी पहले का मास m1 था, दूसरे का मास m2, और a1 और a2 क्या थे? उन दोनों के एक्सेलरेशन थी। सो और फोर्स दोनों में सेम लग रही है, तब क्या होगा? F इक्वल टू m1 a1 और दूसरा F इक्वल टू m2 a2, ठीक है बेटे। अब ये दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगी। m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। दिस इंप्लाइज दैट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। तो ये होता है बेटे इनर्शियल मास। तो बेसिकली इनर्शियल मास क्या होता है? जब भी व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन द ट्रांसलेशन मोशन देन द मास ऑफ द बॉडी इज सेट टू बी इन, क्या होता है? अब वो इनर्शियल मास होता है। और इसमें ग्रेविटेशनल का कोई भी कंसेप्ट इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन फोर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। ओके बेटे, तो ये हो गया बेटे हमारा इनर्शियल मास। अब दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास आप देखते हैं बेटे, जब हम कहीं जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार में, वो क्या रखा होता है यहाँ पर ऐसे। अब तो खैर डिजिटल आ गए, लेकिन पहले क्या होते थे हमारे पास? ऐसे करके पेन होती थी। और ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटे इसको? फिजिकल बैलेंस, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब देखो बेटे, इसमें भी ग्रेविटी लग रही होती है, अब इसमें भी ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटी, ठीक है। अब दोनों बेसिकली जब हम चीज खरीदते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं। इट मीन्स ग्रेविटी क्या हो गई बेटे? यहाँ पर ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 हो गई, क्योंकि दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों बैलेंस हो चुकी है। तब जो हमारे पास मास आता है बेटे, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है ग्रेविटेशनल मास, ठीक है बेटे। देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। और इसको कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। इसको मेजर करेंगे फिजिकल बैलेंस, याद रखना आपने। ग्रेविटेशनल मास को फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं और इनर्शियल मास को बैलेंस करते हैं
इसको मेजर करते हैं इनर्शियल बैलेंस से। इतना याद रखना है अपने इनर्शियल बैलेंस। ये अब इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इसके बाद आ जाता है बेटे वेट। आपने पढ़ा भी है वेट होता क्या है, आप है ना। वेट क्या होता है बेसिकली, वेट होता है बेटे दिस इज व्हेन ए बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, देन वेट इज मेजर्ड विद एल्कोहल। ठीक है, कि बेसिकली वेट है क्या, फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेट जो होता है बेटे वो वेक्टर बेसिकली फोर्स है, फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू किसके कारण बेटे, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटे आपने, ठीक है। वेट अलग है, ये फोर्स है बेसिकली, और मास जो बेसिकली वो क्या है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये W इज इक्वल टू कितना आता है mg। ये व्हाट इज m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड स्मॉल g इज द, क्या होता है स्मॉल g, आप नई चीज होगी आपके लिए, ये हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो बेटे अब इसमें एक डिफरेंस भी है, मास और आपकी नोट्स में मैंने लिखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मास एंड वेट। तो मास और वेट में क्या बेटे डिफरेंस है। नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखा है कि इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटेशन, ये मेजर है, मेजर ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटेशन। और ये क्या है, दिस इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का मेजर है बेटे, ग्रेविटी कितनी लग रही है। सेकेंड है बेटे ये स्केलर क्वांटिटी, अभी पढ़ेंगे हम स्केलर क्या होते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बेटे, अच्छा इसके यूनिट्स क्या हैं, अब बात आ जाती है यूनिट्स। मास के यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम होंगे या ग्राम होंगे, है ना। और इसके यूनिट क्या होंगे बेटे, SI में क्या होंगे इसके यूनिट्स, क्या होते हैं फोर्स के यूनिट, न्यूटन, ये ध्यान रखना है आपने, न्यूटन। और CGS में क्या होंगे, डाइन, ये होते हैं बेटे इसके यूनिट। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगला है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, किसके आसपास कोई वो और चीजें हों तो उस मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वेट की बात करें इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। तो ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने इसको पढ़ना है। अब बेटे नेक्स्ट जो आपका 4th चैप्टर है उसको भी आज शुरू कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 4th चैप्टर बेटे इससे ज्यादातर आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छी तरह से, और वेरी इजी मैथमेटिकली पोर्शन नहीं है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल, 4th चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी इजी है बेटे, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डायमेंशनल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकली क्वांटिटी होते क्या है, they are the powers to which the fundamental units have to be raised in order to find the units। ठीक है बेटे, तो है क्या भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर थ्योरेटिकली बोलूंगा तो टफ लगेगा, अगर आपको मैं ऐसे समझा दूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे करते हैं डायमेंशनल, फॉर एग्जाम्पल फोर्स की बात लेते हैं, या इसे भी पहले लेते हैं सबसे इजी, वेलोसिटी। अब बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है बेटी बेसिक डिस्प्लेसमेंट के भी डायमेंशन होंगे और टाइम के भी डायमेंशन होंगे। तो बेसिकली अब आपको जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा था कि दे आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स हैव टू बी रेज्ड। कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं बेटे हमारे, मास, और क्या होता है लेंथ, और क्या होता है टाइम। बाकी और भी होते हैं, करंट भी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी होता है,
हीट भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, तो लेकिन जो बेस कौन से हैं, हम जो भी करेंगे मास लेंथ एंड टाइम। तो मास का जो डायमेंशन होगा बेटे, सिंबल होगा एम होगा, कैपिटल एम। लेंथ का जो सिंबल होगा डायमेंशन का, वो क्या होगा, कैपिटल एम। और टाइम क्या क्या होगा बेटे, कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, ये आपने रखना है। अब बेसिकली डायमेंशन है क्या, इनकी जो पावर्स होंगी वही क्या बन जाएंगे, डायमेंशन बन जाएंगे। ठीक है, the powers to which the fundamental units have to be raised in order to find the units। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि जो बेसिकली क्या होता है बेटे, मास का होता है कैपिटल एम, लेंथ का होता है कैपिटल एल, और टाइम का होता है टी। तो किसी भी क्वांटिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे बेटे, अब आपको पता कि क्या बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, एल, और टाइम क्या होगा, कैपिटल टी। ठीक है बेटे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो आ गया ना डायमेंशंस वेलोसिटी के लिए, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एक एक्सप्रेशन बना देंगे हम। एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l और टी जब ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, ये -1। तो ये होता है बेटे, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बना बेटे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटे, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वी कैन इजीली डू इट। और भी करेंगे, जैसे वेलोसिटी हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का कैसे करेंगे बेटे, वही बात आ गया, क्या होगा, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी इजी, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चैप्टर, वेरी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा बेटे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या किए बेटे अभी हमने, lt -1। ये ध्यान से देखना आपने, क्योंकि एल तो ऊपर था, टी नीचे था, तो टी जब ऊपर ले गए तो क्या होगा ये। ठीक है बेटे, इसलिए टी रेज़ टू पावर -1 हो गया, और एम नहीं था कोई, तो एम की पावर हमने 0 लिखी। तो यहाँ पर एल टी -1, और साथ में एक टाइम और आ गया, तो ये क्या बन गया बेटे, एल टी माइनस पहले था, एक माइनस और आ गया, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, m0 l t -2। तो आई थिंक ये तो डायमेंशन फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या थी, इट इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ए एक्सप्रेशन। बेसिकली है क्या, ये एक एक्सप्रेशन है, दैट include which of the fundamental units of mass, length and time, which of the units of mass, length and time enter into the derived unit and with what power। ठीक है बेटे, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें और भी ज़्यादा आपकी दी हुआ, वेरी इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो मैं कर देता हूँ जो थोड़ी, जैसे एरिया का, तो आपको पता एरिया क्या होगा बेटे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मीन्स ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो क्या आ गई, ये एल इंटू एल, क्या बन गया, ये एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एरिया का क्या आएगा, एम की कोई पावर नहीं है, तो 0 लिखेंगे बेटे। ठीक है, एम को 0 लिखेंगे, एल को 2 लिखेंगे, और टी की भी कोई पावर नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, टी रेज़ टू पावर 0। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, वेरी इजीली इसको कर सकते हैं। तो ऐसे करके बेटे आपने इसके सारे यूनिट्स जो वो करने। ओके, थैंक यू।